Hi everyone, welcome back to the channel. So SEBI Grade A is one such opportunity which has now given you a kind of a hope because notification बहुत देर के बाद आई है और अब SEBI Grade A के लिए we all know that we don't have much time and there are a lot of exams being conducted at the same time which is going to crush you with respect to the time constraints because बहुत कम टाइम में आपको बहुत कुछ पढ़ना है. सो हम कैसे एक ऑप्टिमाइज प्रिपरेशन कर सकते हैं सो दैट विद द लीस्ट एफर्ट रिक्वायर्ड. ऐसा नहीं है कि बहुत कम पढ़कर कुछ मैं 1 घंटा डेली पढ़कर आई विल क्रैक सेबी ग्रेड ए, बट स्टिल व्हाट कैन बी द लीस्ट पॉसिबल एफर्ट व्हिच कैन हेल्प अस डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड बी as close to getting selected as we can in that limited possible time. तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि when we talk about smart prep, it's not about कि हम कुछ guess work या तुक्के लगाकर कुछ भी पढ़ लेंगे और वो एग्जाम में आ जाएगा. It has to be strategized proper. It has to be based upon the analysis of syllabus and the previous year questions, which I am going to tell you. तो हमें इसमें ऐसा नहीं है कि कम पढ़ना है, ठीक है. हमें ऐसा नहीं है कि हमें कम स्टडी करना है. पढ़ना हमें अभी भी बहुत पड़ेगा, बट वी शेड बी एबल टू जुडिशियसली यूज आवर टाइम. मतलब ऐसा नहीं है कि हम अगर 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें से हम 2.5 घंटे फेज 1 पेपर 1 पे लगा रहे हैं और 2.5 घंटे हम फेज 2 पेपर 2 पे लगा रहे हैं. दैट्स अ बैड स्ट्रैटेजी. तो कैसे हम जितना भी टाइम लगा रहे हैं 3 4 5 घंटे उसको हम मैक्सिमम अपने एग्जाम में सेलेक्टेड होने के लिए यूज कर सकते हैं, वही इस वीडियो का पर्पस है, वही मैं चीजें आपको बताऊंगा. तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट 6 रूल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप उनको इंप्लीमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो मैं कह रहा हूं कि कम टाइम में एक अच्छी तैयारी हो सकती है, वो आप कर पाएंगे. सबसे पहला रूल है द टाइम दैट यू शुड बी स्पेंडिंग ऑन पेपर 1 एंड पेपर 2. दिस इज आई एम टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेज 1. बाकी पेपर 2 इज सिमिलर राइट इन फेज 2 ऑल्सो. सो वो आपकी तैयारी वहां भी हो जाएगी. सो मेरे हिसाब से अगर आप फेज 1 में पेपर 1 टू पेपर 2 का एक रेशो निकालेंगे, द टाइम यू शैल बी स्पेंडिंग ऑन बोथ दिस पेपर्स इट शैल नॉट बी बियॉन्ड 20:80. मतलब ये 30:70 हमें नहीं करना है. अगर आप बहुत ही वीक हैं क्वांट रीजनिंग में, मे बी तब यू कैन डू 30:70. अदरवाइज आई वुड से द एप्ट रेशियो इज 20:80. आप समझिए पेपर 1 में आपको सिर्फ 30 मार्क्स लाने हैं और उसके बाद फेज 2 में कहीं भी सिलेक्शन में इट इज नॉट गोइंग टू बी काउंटेड. अगर आप 30 की जगह 60 भी ले आए, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी रिवार्ड. घंटा आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे. तो 20:80 इज आइडियल रेशियो इन माय ओपिनियन. अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा पेपर 1 और 4 घंटे पेपर 2 पे लगाइए, और मे बी इवन लेस देन दैट इफ यू आर गुड इन क्वांट एंड रीजनिंग. और ये आप कैसे कर सकते हैं? अगर मैं पेपर 1 की बात करूं, क्वांट में रिवर्स इंजीनियरिंग करो, ठीक है. अब टॉपिक्स आप कुछ चूज कर सकते हो कि आई विल बी डूइंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दीज टॉपिक्स, जैसे कि टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, ठीक है. फिर आपका रेशोज हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी कभी कभार आ जाती हैं. तो ये कुछ टॉपिक्स हैं दैट यू कैन डू. रीजनिंग में आई वुड से जस्ट फोकस ऑन दी नॉन पजल थिंग. Puzzles are good. If you're good in puzzles, anyways, you would be able to do that in the exam, but it is something which is risky. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा. 1-2 पजल उठाए, नहीं हुए, ठुक गए. तो नॉन पजल पे फोकस कीजिए पहले. इफ यू गेट टाइम यू कैन जस्ट प्रैक्टिस सम पजल्स आल्सो बिफोर द एग्जाम एंड यू शैल बी एबल टू डू सम इजी पजल्स इन द एग्जाम इफ एट ऑल, ठीक है. तो और इंग्लिश में तो बिल्कुल ही रिवर्स इंजीनियरिंग है, कुछ और करना ही नहीं है. ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो, सेक्शनल और मॉक. और जीए की बात करूँ सो आई थिंक 3 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स बहुत है यार. इससे ज़्यादा पढ़ के मतलब मुझे नहीं लग रहा कुछ आप उखाड़ लेंगे. और जीए में भी नॉर्मल जीए है जो आपके स्पोर्ट्स अवार्ड्स, एमओयूज, इवेंट्स, डिक्लेरेशंस, बहुत हैं. ऑबिचुरीज, अवार्ड्स हो गए जो भी, नेशनल अवार्ड्स, इंटरनेशनल अवार्ड्स, हरिकेन, साइक्लोन्स, दुनिया भर की बकवास पूछी जाती है. सो आपको सारी करनी पड़ेगी. आई डोंट सी कि क्यों हमें इतना रट्टा लगवाया जाता है. सो नॉर्मल जी आप कीजिए. साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहूंगा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट प्लीज डू ऑल दी करंट अफेयर्स रिलेटेड टू रेगुलेटरी बॉडीज. इनकी जो भी रेगुलेशंस हैं रिसेंट, आरबीआई की, सेबी की, पीएफआरडीए की,
IRDAI की, ये रेगुलेशन जरूर कीजिए, क्योंकि यहां से मैंने देखा काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड फॉर दैट मैटर यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी कर जाइएगा। इतना मेरे हिसाब से काफी रहेगा, ज्यादा इसमें जोर लगाने की जरूरत नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल 2 इज टू फेज आउट योर प्रिपरेशन, डू नॉट रश थ्रू, यू स्टिल हैव लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, 13th अप्रैल को नोटिफिकेशन आएगा, आफ्टर दैट आई थिंक यू गेट अराउंड 45 डेज फॉर फेज 1, देन अनदर 25 to 30 डेज फॉर फेज 2। तो अभी भी 75 प्लस 85, 2-3 महीने हैं, विच इज अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, एंड आई एम श्योर यू वुड हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सेबी ग्रेड ए। तो फेज आउट कैसे करना है? सबसे पहले देखिए 4 कंपोनेंट, फाइनेंस, मैनेजमेंट, कॉस्टिंग एंड कंपनी लॉ, ये आपको अच्छे से करने हैं अभी फेज 1 से पहले। वी कैन नॉट डिले देम टू बी डन आफ्टर फेज 1। ये चारों अच्छे से कर लो सो दैट यू सिक्योर योर फेज 1 ऑल्सो। इन 4 को पढ़ के आपका फेज 1 पेपर 2 आराम से 40 नंबर आप ले आएंगे। बट बाकी 2 कंपोनेंट्स में आई वुड रिक्वेस्ट यू डू नॉट रश थ्रू, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हैं। अब जैसे मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इसमें ए और बी पार्ट है। द बी पार्ट इज समथिंग दैट इज डूएबल, most of you would have read it for other exams also, but the problem comes in the A part. If you try to rush through the A part, especially these topics, classical and Keynesian approach, determination of output and employment, consumption function, investment function, multiplier and accelerator, ISLM, ठीक है, ये जो टॉपिक्स हैं ये थोड़े टफ हैं। These topics will need time to be invested for you to understand these topics. बट हाँ, ये यूनिट में डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट स्ट्रक्चर्स, नेशनल इनकम, फिलिप्स कर्व, इन्फ्लेशन, बिजनेस साइकिल्स, ये आप कर सकते हैं। सो योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू कवर यूनिट बी एंड दीज चैप्टर्स, ये वाले जो ये है। उसके बाद दी सेकंड प्रायोरिटी शुड बी टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड डू टिल हेयर। सो व्हाट आई एम टेलिंग इज कि अगर टाइम कम है तो जो ये सेकंड प्रायोरिटी मैंने बताई है, इसको आप भले ही फेज 1 के बाद कर लेना, यू विल हैव अराउंड 3 weeks देयर, सो डू नॉट रश थ्रू। बाकी चैप्टर्स अच्छे से कर लो, सो वहां पे हमें कुछ रीवर्क ना करना पड़े। दीज यूनिट्स कैन बी डन लेटर। This similar theory I'll tell you in accounting. First of all, in accounting, there are a lot of chapters that needs to be done which are part of standard books but not given in your syllabus. जैसे कि theory base of accounting, recording of transactions in the journal ledger, trial balance, bills of exchange, ये सारे आपको करने पड़ेंगे। आप इसको कर जाएंगे, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन अकाउंटिंग में, फेज 1 में तो एटलीस्ट यहाँ से आते ही आते हैं। आफ्टर दैट आई थिंक योर सेकंड प्रायोरिटी शुड बी ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, जो आपका सी यूनिट है बेसिकली, कैश फ्लो, रेशियोज, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, फाइनल कंपनी अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब इसके बाद जो टॉपिक्स हैं, जो कि आपके ये वाले यूनिट्स हैं, D, E and B. D and E unit are accounting for share capital, bonus shares, ESOPs and buyback of shares. I'll request if you are not able to do them initially because you have lack of time till your phase 1, you can leave that. As well, you can leave the accounting standards. You can do them later, right? Because even if you cover these 4 components which I told you here, finance, management, costing, company law, cover the chapters under first priority in economics which I told you, and cover the chapters given here as first and second priority, and leave the chapters under third and fourth priority, I think you will still be able to clear phase 1. ठीक है, बाकी टाइम है तो कर लो, बट इस तरह से when you phase out you will be little relaxed and you will be able to do quality reading. बाकी third rule is about numericals. Now numericals are very much an integral part of your preparation and your exam also. भर भर के आएंगे, आसान भी आते हैं, मुश्किल भी आते हैं। सो न्यूमेरिकल्स के लिए कॉस्टिंग में से आपको अच्छे खासे न्यूमेरिकल आते हैं। फॉर दैट यूनिट नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन यूनिट नंबर 2 प्रोसेस कॉस्टिंग जो है आपकी, प्रोसेस स्लैश ऑपरेशन कॉस्टिंग, इसमें से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। सो यूनिट नंबर 3 जहां पे मार्जिनल कॉस्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉलोड बाय स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजट एंड बजटरी कंट्रोल, and then this process costing. These are the numerical prone topics in costing. If I talk about accounts, then income statement, balance sheets, cash flows and ratios, accounting for share capital, then from these accounting standards some basic numericals can be asked. I want to tell you one thing, देखिए numericals मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ easy ही आएंगे, but easy भी आएंगे और tough भी आएंगे।
अब जो टफ वाले हैं वो इतने भी टफ नहीं है कि आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अगर वो इतने ही टफ हैं, इन दी टाइम विच इज गिवन टू यू, आपको 40 मिनट दिए जाते हैं शायद, और उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, सो आप टफ न्यूमेरिकल वैसे भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज देन इट वुड बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग थिंग, इट वुड बी बेटर टू लीव इट आउट रेदर देन गोइंग फॉर इट। सो इजी न्यूमेरिकल्स, मॉडरेट न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, टफ वाले कॉन्सेप्चुअली टफ होंगे बट दे वुड नॉट बी लेंदी, राइट। सो ट्राई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टफ एंड लेंदी न्यूमेरिकल्स। लेंदी न्यूमेरिकल्स आएंगे नहीं, और आएंगे आप तो कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज यू आर नॉट बीइंग गिवन दैट मच टाइम इन योर एग्जाम। तो ज्यादा बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स पे मत जाइए, सारे लोग बहुत सारी बुक्स में से करने लग जाते हैं, इट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ योर टाइम। द रूल नंबर 4 विच अगेन मोस्ट ऑफ यू वुड इग्नोर इज टू फोकस ऑन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। बहुत कम टाइम लगेगा, इसका वेटेज माना 1/3 है, बट लेट मी एक्सप्लेन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई गिव यू अ सिनेरियो, वन पर्सन स्कोर्ड 75 इन पेपर 2 इन फेज 2, और इंग्लिश में रह गए 55 इन पेपर 1 इंग्लिश में। अब इस बच्चे का स्कोर, ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर नहीं है ये, मतलब ये ओवरऑल जब आप इसको करेंगे, इसका 2/3 वेटेज लेंगे तो वो 25 बन गया, सॉरी 50 बन गया, और इसका जब आप लेंगे 1/3 वेटेज तो वो कितना बनेगा, तकरीबन 18 बनेगा शायद, तो ये टोटल बनेगा अराउंड 68, विच इज नॉट अ गुड स्कोर। आपको मतलब 70 तक टारगेट करना है इन दोनों को मिला के। तो आप देख सकते हैं कि पेपर 2 में बंदे ने फोड़ा है, बट पेपर 1 में ठुक गया है, तो खत्म, कहानी खत्म। तो इसको ये मत सोचो कि 1/3 वेटेज है। और इसका एक और बेनिफिट भी है, सपोज करो आपके यहाँ पे 75 की जगह 70 रह गए, आपके यहाँ पे 75 की जगह 70 रह गए, और इंग्लिश में भी अगर आप 70 ले आए सपोज, तो यहाँ पे जो 5 नंबर का नुकसान हुआ है ना, वो आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लेके पूरे कर सकते हैं। एंड अगर आप इंग्लिश में मेहनत करेंगे, आपका अच्छा स्कोर आएगा। पेपर 2 में फिर भी हो सकता है कि आप बहुत मेहनत करके जाएं, यू आर टारगेटिंग अ स्कोर ऑफ 75, यू स्टिल गेट 70 इन द एग्जाम, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल कम। So descriptive English, I will just say 1 hour on alternate day. You still have 90 days for the next 90 days. Alternate day means 45 days of work, 1 hour per day. That is more than sufficient. ऐसे में आप ज़्यादातर देखेंगे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में फाइनेंशियल टॉपिक्स पे ऐसे आता ही आता है, एनपीएस पे आ गया, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज पे आ गया, ठीक है, देन टेक्नोलॉजी पे आता है, टेक्नोलॉजी इन 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 हैंडलिंग फ्रॉड्स, या फिर टेक्नोलॉजी इन द एजुकेशन सेक्टर, सोशल इश्यूज पे भी आ जाता है, विमेन एम्पावरमेंट, रोल ऑफ बैंक्स इन फाइनेंशियल लिटरेसी। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, आई एम श्योर यू वुड बी एबल टू डू गुड इन योर एग्जाम। और बाकी रूल नंबर 5 इज अबाउट द एमसीक्यूज। इन माय ओपिनियन, आप अगर पेपर देखेंगे, इफ यू सी योर सेबी पास्ट ईयर पेपर्स, द क्वेश्चंस दैट दे आर आस्किंग आर वेरी स्टैंडर्ड। मतलब ऐसा नहीं है किसी ने बहुत मेहनत कर कर बैठ कर नए नए क्वेश्चन बनाए हैं। व्हाट आई फील इज दैट दीज आर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, और ये हर बुक में, वेबसाइट पे आपको मिल ही जाएंगे। तो अगर आप 10,000 प्लस एमसीक्यूज करेंगे, इन माय ओपिनियन, ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, स्पेशली ऑन पेपर 2, देयर इज अ गुड चांस दैट यू गेट सिमिलर, यस सिमिलर, और मे बी ऑन दी सेम लाइंस। तो शायद 50 में से हो सकता है कि 20-22 क्वेश्चन आपको सिमिलर या सेम और ऑन दी सेम लाइंस आपको मिल जाए, अगर आप एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करके जाएंगे। एंड व्हेन यू डू एमसीक्यूज, इट शुड नॉट बी यू आर क्रैमिंग इट, दैट विल नॉट हेल्प, क्योंकि उसमें जो वैल्यूज होंगी वो चेंज होंगी, या थोड़ा सा ऑप्शंस चेंज होंगी, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो रट्टा लगा के नहीं जाया जा सकता, वो चीज मत करिएगा, समझकर प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज योर अंडरस्टैंडिंग गेट्स एनहांस्ड, एंड इन द एग्जाम व्हेन यू गेट सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस, इट वुड बी अ केक वॉक फॉर यू। तो बहुत सारे लोग ना सिर्फ पढ़ते पढ़ते रहते हैं, एमसीक्यूज बहुत कीजिएगा, स्टैंडर्ड एमसीक्यूज होते हैं इसमें, वही पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, और इससे आपकी वैसे भी एप्लीकेशन की जो एक लिमिट है वो बढ़ेगी, टाइम मैनेजमेंट आपको और आएगा, आपको गेस वर्क करना आएगा, तो और भी बहुत सारे फायदे हैं टू डू मोर एंड मोर एमसीक्यूज। एंड इन द लास्ट टूल मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा टू हैंडल डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इफ आई टॉक अबाउट कॉस्टिंग, तो कॉस्टिंग में देखिए फर्स्ट यूनिट बहुत इजी लगता है, बट देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट वेयर दे आस्क यू अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्टिंग, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स होती हैं, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। तो ये ना बहुत ट्रिवियल से कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस पे क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना। एंड फोर्थ यूनिट इज ऑल्सो वेरी मच थ्योरेटिकल, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सेकंड एंड थर्ड यूनिट कंप्लीटली, डोंट वरी, एटलीस्ट डू द फोर्थ यूनिट
टू अ गुड लेवल, और ये बिल्कुल थ्योरी है, एक दिन में पूरा 4th यूनिट कवर हो सकता है और इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, और बाकी न्यूमेरिकल तो मैंने बता ही दिया कॉस्टिंग में कहाँ कहाँ से करना है। इकोनॉमिक्स का भी मैं आपको बता चुका हूं कि भैया ये वाला कंपोनेंट ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहां से यहां तक ज्यादा जरूरी या ज्यादा डुएबल है, यहां से यहां तक ये सारा डुएबल है। और जो ये वाला है यहां से यहां तक ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको थोड़ा पेशेंस से कीजिएगा। बट इवन दी इन दिस कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स डू नॉट ट्राई टू गो इनटू टू मच डेप्थ। ये मतलब कुआं है। क्लासिकल किनेशियन अप्रोच में यू कैन इवन रीड अ सेपरेट बुक ऑन दिस इज सो सच अ डीप कॉन्सेप्ट। तो बहुत ज्यादा अंदर मत जाइएगा। ठीक है, एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन बहुत टफ आएंगे, बहुत कॉन्सेप्चुअल आएंगे, उनको छोड़ना ही बेटर है रेदर देन नो पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग एल्स एंड देन रियलाइजिंग इन द एग्जाम कि इतना एफर्ट लगा के ये 2 क्वेश्चन तो अभी भी नहीं हो रहे। फाइनेंस में अगेन सब कुछ इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, CRR, कैश मैनेजमेंट बिल्स, टी बिल्स एंड ऑल, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये जो 3 यूनिट्स हैं इसमें से ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन ई और एफ में बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, सारे समझ लीजिएगा। डेरिवेटिव्स भी इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं एक आधा। ठीक है, बाकी ये जो RBI के फंक्शंस हैं, सेबी के, नाबार्ड के, वो भी आप थोड़ा सा पढ़ के चले जाएं। सो दिस इज अबाउट फाइनेंस। कमिंग ऑन टू अकाउंटेंसी, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये कुछ चैप्टर्स हैं जो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है। बहुत सारे लोग सिलेबस में नहीं है तो इनको करते नहीं है, बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड अकाउंटिंग बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस। ठीक है, ये तो आपको करना ही करना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। बाकी अगर मैं इसकी बात करूं, आपकी अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, बोनस शेयर्स, बायबैक, इनमें बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, वो रेगुलेशंस अच्छे से समझने हैं। ईसॉप्स वाला चैप्टर आप छोड़ सकते हो इफ यू हैव लेस टाइम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे करने हैं, बट देन इफ यू हैव लेस टाइम आई वुड से कि आप इन्वेंट्री, फॉरेन ट्रांजैक्शंस एंड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला कर लीजिए। यहां से ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी है, बट हैविंग सेड दैट डजंट मीन कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन और इन्वेस्टमेंट छोड़ देंगे। टाइम कम है तो इसको छोड़ दो, नहीं तो सब कुछ करना है। ठीक है, और बाकी मैनेजमेंट एंड कंपनी लॉ, ये तो मोस्ट स्कोरिंग कंपोनेंट है भाई, सारा पढ़ना है। कंपनी लॉ में फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे और कुछ भी पूछ सकते हैं। दे कैन इवन आस्क यू अबाउट अ सेक्शन नंबर, पेनल्टी, एनी फैक्ट दैट इज गिवन इन द कंपनी लॉ कैन बी आस्क्ड टू यू। तो ये सारा पढ़ना है, इसमें कुछ ज्यादा ऊपर नीचे करने की है नहीं। मतलब जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितने ज्यादा MCQs करोगे, उतने ये दोनों कंपोनेंट स्कोरिंग बनेंगे। बाकी ये हमारी ये गाइड है, सेबी गाइड फॉर नो for you to understand everything about SEBI organization, as in promotions, culture, opportunities, departments, office locations, everything is given. Apart from that, 3 very important things which you will get in this guidebook is you will get previous year papers, you will get detailed syllabus, even detailed than what is given in the notification, and detailed book list in case you are doing self preparation. तो आप इसको डाउनलोड कीजिए। द लिंक टू डाउनलोड दिस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एंड यू कैन डाउनलोड इट फॉर फ्री। आज ही डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। एंड दीज आर अवर कोर्सेज, वी हैव अ गोल्ड पैक एंड अ सिल्वर पैक। गोल्ड पैक इज बेसिकली फॉर phase 1 plus phase 2, सिल्वर पैक इज ओनली फॉर phase 2, राइट। तो ये हमारे फ्लैगशिप कोर्सेज हैं। वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड अ क्रैश कोर्स, तो इसमें हम लाइव पढ़ा रहे हैं अभी, तो ये क्रैश कोर्स भी आप ले सकते हैं। दिस इज phase 1 plus 2 क्रैश कोर्स, जिसमें अभी क्लासेस हो रही हैं। ठीक है, बाकी टेस्ट सीरीज की बात करें तो वी ऑल्सो हैव अ सेबी ग्रेडेड टेस्ट सीरीज phase 1 plus 2, जिसमें आई थिंक वी हैव मोर देन 10,000 MCQs फॉर phase 1 plus phase 2। इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं इन केस यू आर डूइंग सेल्फ प्रिपरेशन एंड यू वांट टू practice out and check your understanding on different chapters. ठीक है guys, so I take your leave. Thank you, and the link to enroll all these courses would be given in the description of this video. Have a nice day. Thank you. Bye bye.